आधी रात होने वाली थी। अंधेरे की कलिमा ने पूरी प्रकृति को काली चादर उड़ा दी थी। हालांकि सड़क के दोनों ओर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स अपनी रोशनी बिखेरती भरसक कोशिश कर रही थी अंधेरे से लड़ने की। दिन भर ट्रैफिक से व्यस्त सड़कें अभी बिल्कुल खाली खाली और सूनी सी लग रही थी। बस इक्का दुक्का गाड़ियों और इधर उधर भौंकते आवारा कुत्ते इस सन्नाटे को भंग कर रहे थे। अपनी लेट नाइट ड्यूटी खत्म कर कबीर भी बस स्टॉप पर खड़ा बेताबी से किसी टैक्सी, ऑटो या कैब का इंतजार कर रहा था। कबीर एक कॉल सेंटर में काम करता था और दोपहर 3 से रात 11 तक उसकी ड्यूटी रहती थी। वैसे तो कबीर हमेशा ही अपनी बाइक से ही आता जाता था, पर पता नहीं कैसे आज दोपहर को आधे रास्ते में ही बाइक बंद पड़ गई। फिर लाख जतन करने पर भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उसने थक हार कर बाइक को किसी तरह ढकेलते हुए पास के गैरेज में ले जाकर छोड़ दिया। कबीर ने घड़ी देखी। ओफो, बस स्टॉप पर खड़े हुए उसे पौने घंटा होने को आया। कोई ऑटो टैक्सी नहीं नजर आई। बस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि लास्ट बस 11 बजे ही चली जाती थी और कबीर को तो ड्यूटी खत्म कर कॉल सेंटर से बस स्टॉप तक आने में ही 11:15 हो गए थे। उसे अकेले खड़े खड़े बोरियत और थकान महसूस होने लगी। ओह, काश उसके पास बाइक होती तो वो इस वक्त अपने घर के बेडरूम में आराम से लेटकर ठंडी बियर पीते हुए टीवी देखता रहता। पर आज तो पता नहीं कब वो घर पहुंच पाएगा। क्यों न राज को कॉल करके बुला लूं। कबीर ने सोचा, राज को थोड़ी परेशानी तो होगी, पर उसकी बाइक पर वो जल्दी ही घर पहुंच पाएगा। आखिर राज उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था और पिछले बरस तक वे दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। फिर राज को एक दूसरी कंपनी में जॉब मिल गया और वो दूसरे फ्लैट में रहने चला गया, जो इसकी नई कंपनी से करीब था। अभी कबीर ने राज को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला ही था कि उसे सामने एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी दिखाई दी। पता नहीं क्या सोचकर कबीर एकदम से सड़क की ओर बढ़कर जोर जोर से हाथ हिलाते हुए लिफ्ट मांगने लगा। वो तेज रफ्तार से आती कार एकदम से लहराते हुए आगे जाकर रुक गई और फिर सामने की खिड़की से एक हाथ ने कबीर को आने का इशारा किया। कबीर खुश होते हुए लपक कर गाड़ी की ओर भागा। फिर अगली खिड़की के पास पहुंचकर गाड़ी में बैठे शख्स को थैंक्स बोलते हुए झुका। अंदर से एक युवती का मधुर स्वर गूंजा, ओके, अब जल्दी से बैठिए, मुझे लेट हो रहा है। कबीर जल्दी से पीछे बैठने लगा तो उस युवती ने अगली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, प्लीज कम हियर। कबीर तुरंत ही अगला दरवाजा खोलते हुए उस युवती की बगल में बैठ गया। युवती ने गाड़ी फिर फुल स्पीड से दौड़ा दी। कबीर ने धीरे से अपना स्टॉप बताया। पुराने घंटा घर के पास रोक दीजिएगा, वहाँ से बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है मेरा फ्लैट। ओके, नो प्रॉब्लम, युवती ने बिना कबीर को देखे ही कहा। अब कबीर की निगाहें उस युवती का मुआवना करने लगी। गोरी दमकती रंगत, काली घुंघराली जुल्फे, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, भरे भरे सुर्ख ओठ। उफ, कबीर सोचने लगा, एकदम नाप तौल कर बनाया है विधाता ने। ब्लू टॉप और ब्लैक जींस में वो युवती किसी फिल्म एक्ट्रेस की तरह लाजवाब लग रही थी। अभी कबीर युवती की सुंदरता में खोया ही था कि अचानक ही युवती ने गाड़ी को ब्रेक लगाए। तेज रफ्तार से दौड़ती कार को एकदम रोकने से कबीर को झटका सा लगा। वो अचकचा कर कुछ बोलता कि वो युवती कार का दरवाजा खोल नीचे उतरती हुई बोली, ओफ, लगता है गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ गया। क्या कुत्ता?
कबीर भी हैरान होता हुआ नीचे उतर पड़ा। वो युवती के साथ जैसे ही गाड़ी के सामने पहुंचा, वहां सड़क पर फैले खून को देखकर भय से सिहर उठा। अंधेरे में भी स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में सड़क पर बहता हुआ लाल सुर्ख खून स्पष्ट बता रहा था कि गाड़ी के नीचे कुत्ता नहीं बल्कि कोई इंसान ही आया था। कबीर को भयभीत हो पीछे हटते देख वो युवती सहमे स्वर में अनुनय करती हुई बोली, आप इस तरह डरेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। पता नहीं ये शख्स कहाँ और किधर अचानक ही गाड़ी के नीचे आ गया। सच कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि कोई इंसान मेरी गाड़ी के सामने आ गया है। नहीं तो क्या मैं ब्रेक नहीं लगाती? कबीर के चेहरे पर पसीना छलक उठा। वो किसी तरह अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर युवती से बोला, पर आपने देखा कैसे नहीं इस व्यक्ति को? आपका ध्यान था कहाँ? वैसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट चला रही थी आप गाड़ी। युवती घबराए स्वर में बोली, मैं बहुत ही सेफ ड्राइव करती हूँ, बट आज कुछ इम्पोर्टेंट काम से मुझे अर्जेंट 1 बजे तक कहीं पहुँचना था। बस इसलिए पता नहीं मैं कैसे देख नहीं पाई। ओह, सच मुझे बहुत ही अफसोस है, पर रियली मैं एकदम सच कह रही हूँ कि अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि कोई यूँ मेरी गाड़ी के नीचे आ जाएगा तो मैं बिल्कुल भी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाती। कबीर को रुमाल से पसीना पोंछते खामोश खड़े देख वो युवती का सब्र जैसे टूट सा गया। वो थोड़े जोर से बोली, आप इस तरह भीगी बिल्ली बने ही खड़े रहोगे या फिर मेरी कुछ हेल्प भी करोगे? कबीर ने युवती को घूरा। युवती की आंखों में बेचैनी और घबराहट का समंदर लहरा रहा था। कबीर ने धीमे से कहा, हेल्प क्या और कैसे करूं? इस शख्स की खून से लथपथ बॉडी और बेजान खुली हुई आंखों से साफ नजर आ रहा है कि इस शख्स के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। जी मतलब? वो युवती हैरत से कह उठी। मतलब ये मैडम कि अब ये शख्स मर चुका है, कबीर बोला। उस युवती ने अपने होठों पर जुबान फेरते हुए बोली, ओह गॉड, ये क्या हो गया? अब क्या करें हम? कबीर ने थोड़े ठंडे लहजे में कहा, हम नहीं आप कहिए। जिस गाड़ी के नीचे आकर ये बेचारा मारा गया उस गाड़ी को आप ड्राइव कर रही थी। युवती ये सुनते ही रुआसे स्वर में बोली, पर क्या आप मेरी कुछ हेल्प नहीं करेंगे? मैंने तो आपको लिफ्ट देकर आपकी हेल्प की थी ना। कबीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, अब तो जो करना है पुलिस को करना है। हाँ, मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। नो नेवर, युवती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप प्लीज पुलिस को कॉल न कीजिए। मैंने जानबूझकर तो नहीं इस व्यक्ति को मारा है। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी ही गाड़ी से कुचलकर इसने जान गंवा दी। अब अगर पुलिस आ गई तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगी। लेकिन पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, कबीर बोला। ज़्यादा देर तक कोई भी बात पुलिस से छुप नहीं सकती। जब पता लगेगी तब लगेगी, वो युवती सोचते हुए बोली। अभी तो प्लीज मदद कीजिए मेरी। पर कैसे? क्या मदद करूं मैं? कबीर उलझन भरे स्वर में पूछने लगा। आप जल्दी से गाड़ी की डिक्की खोलिए, उस युवती ने कहा। डिक्की में गाड़ी का कवर पड़ा हुआ है, उस कवर में लपेटकर हम इस बॉडी को डिक्की में भर देते हैं और फिर शहर के बाहरी एरिया में ले जाकर हाईवे पर बॉडी को रख देंगे। कवर से निकालकर पुलिस को लगेगा किसी ट्रक के नीचे कुचल गया होगा। और यहाँ सड़क पर फैला खून, उसका क्या? कबीर ने पूछा। आप पहले प्लीज कवर निकाल कर तो लाइए ना, युवती बोली। कबीर डिक्की से जाकर कवर निकाल लाया और जल्दी ही युवती के साथ मिलकर उस कवर में लिपटी बॉडी को डिक्की में डाल दिया। फिर डिक्की बंद करते हुए बोला, अब मैडम आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने घर जाता हूँ, गुड नाइट। युवती ने आंखें सिकोड़ते हुए गंभीरता से कहा, बस यही है आपकी भलमनसाहत? मुझे अकेली लड़की को इस आधी रात के वक्त मुसीबत में छोड़कर जा रहे हैं? ओ मैडम, कबीर ने रुखाई से कहा, आप तो पहले भी अकेले ही जा रही थी ना आधी रात में। युवती ने अचानक ही कबीर का हाथ पकड़ लिया और भीगे स्वर में बोली, देखिए
मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम में घिरी हुई हूँ, इसलिए तो इतनी रात गए यूँ तेज़ी से अकेली गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। प्लीज़ अंडरस्टैंड। और आप भी तो इस गाड़ी में मेरे साथ ही बैठे थे ना, पुलिस में तो नाम दोनों का ही जाएगा। कबीर कुछ पल सोचता रहा। ओ गॉड, ये कहाँ से कहाँ मैं मुसीबत में फंस गया। फिर उसने धीरे से कहा, ओके, बट मैं इस बॉडी को हाईवे पर डाल अपने घर की ओर चल दूंगा। ओके, युवती तत्काल बोली, डन। अब चलिए जल्दी से बैठिए गाड़ी में। और कुछ ही पलों में गाड़ी फिर तेज गति से हाईवे की ओर भागने लगी। उफ, कबीर क्या करेगा अब? क्या वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएगा या फिर कोई और नई मुसीबत उसकी राह देख रही है? आधी रात को सुनसान सड़क पर सुपर स्पीड से भागती हुई कार के अंदर बैठे कबीर की हालत एकदम खराब थी। वो एसी के बावजूद बार बार रुमाल से अपने माथे पर छलकता पसीना पोंछे जा रहा था और तिरछी नजरों से ड्राइविंग सीट पर बैठी युवती को देखते हुए सोच रहा था कि आखिर ये युवती है कौन और इतनी रात गए ये इस तरह तूफानी रफ्तार से गाड़ी चलाती हुई कहाँ जा रही थी। तभी अचानक ही युवती कबीर की ओर बिना देखे बोली, इस तरह घबराना बंद कीजिए आप। कितना पसीना आ रहा है आपको? प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। कबीर लगभग झल्लाए स्वर में बोल उठा, लुक मैडम, मैं कोई हर दिन यूँ खून और लाश नहीं देखता। पता नहीं क्या सूझा जो यूँ आपसे लिफ्ट मांग ली। रिया है मेरा नाम। वो युवती बोली, मुझे ये मैडम मैडम कहना बंद कीजिए और प्लीज रिया कह के पुकारिए। ओके रिया, कबीर ने धीरे से कहा, मेरा नाम कबीर है, मैं कॉल सेंटर में काम करता। अभी कबीर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक ही पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। कबीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अटकते हुए रिया से बोला, ये पुलिस की गाड़ी तो लगता है हमारे ही पीछे आ रही है। रिया के चेहरे पर भी डर स्पष्ट झलक रहा था। वो बिना कुछ बोले सामने देखती हुई गाड़ी ड्राइव करती रही। तभी पुलिस की गाड़ी तेजी से रिया की गाड़ी को ओवरटेक करती हुई बढ़ी और कुछ दूर जाकर रास्ता रोकते हुए थम गई। कबीर तो घबराहट से थर थर कांपने लगा। उसकी जुबान जैसे जम सी गई। रिया ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने को नियंत्रित किया, फिर गाड़ी रोक दी। रिया के गाड़ी रोकते ही कुछ पुलिसकर्मी तेजी से गाड़ी की ओर बढ़े और उनसे बाहर निकलने के लिए कहा। रिया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हुई बोली, व्हाट हैपेंड ऑफिसर? क्या बात है? एक ऑफिसर आगे आकर कबीर को घूरते हुए गंभीरता से बोला, इतनी रात को इतनी तेजी से ड्राइव करते हुए कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कबीर के शब्द तो जैसे कहीं अटक गए। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी रिया बोल पड़ी, ओह, हम दोनों तो पुणे जा रहे थे। ये मेरा फियांसे है रोहित और मैं हूँ सोनिया। हम दोनों ही यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। ओह, तो आप दोनों मंगेतर हैं? ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। बट ऑफिसर, रिया ने बीच में ही थोड़ी नाराजगी से कहा, आपने बताया नहीं कि क्या हुआ जो आपने हमें इस तरह बीच रास्ते में रोक दिया? हम कोई क्रिमिनल तो नहीं है? अब ऑफिसर ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर जोर देते हुए कहने लगा, देखिए, नाराज होने की कोई बात नहीं। अब किसी के चेहरे से तो उसके क्रिमिनल होने की बात नहीं पता चल सकती। इतनी रात को इस तरह तेज भागती हुई गाड़ी देख हमें शक हुआ, बस इसलिए पूछताछ के लिए रोक लिया हमने। रिया ने रुखाई दिखाते हुए सपाट लहजे में कहा, तो अब आपकी तसल्ली हो गई हो तो क्या हम लोग जा सकते हैं? ओह श्योर, ऑफिसर ने तुरंत कहा। फिर उसका ध्यान निस्तब्ध खड़े कबीर की ओर गया। कबीर अब तक यूं खामोशी से खड़ा था मानो उसके बोलते ही कोई बवंडर आ जाएगा। उसे चुप देख ऑफिसर टोकते हुए बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी, लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एकदम चुप खड़े हैं आप, कोई परेशानी तो नहीं? ओ परेशानी नहीं तो? कबीर एकदम से चौंकते हुए बोला,
ओ बस मैं थोड़ी उलझन में था कि रात बहुत हो चुकी है और साथ में एक लड़की है, इसलिए थोड़ा सा डर सता रहा था कि कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो। आजकल कितने क्राइम हो रहे हैं, आप तो जानते ही हैं। जी बिल्कुल, ऑफिसर ने फौरन जवाब दिया। इसी क्राइम और क्रिमिनल के चक्कर में तो हम रात दिन लगे रहते हैं। अब रिया बीच में ही बोल पड़ी, ओके अफसर, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि पुणे यहाँ से बहुत दूर है और रात काफ़ी हो चुकी है। तभी एक पुलिसकर्मी ने आगे बढ़कर ऑफिसर के कान में कुछ कहा और ऑफिसर तुरंत ही एक पेपर पेन निकालते हुए रिया से बोला, प्लीज़ जाने से पहले इस पेपर पर आप दोनों के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। इट जस्ट फॉर्मेलिटीज। कबीर ने ये सुनते ही रिया की ओर सहमी नज़र से देखा। रिया ने उसे पलके झपकाते हुए आश्वस्त किया और पेपर पर अपना और कबीर के फेक नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखने लगी। फिर वो पेपर ऑफिसर को देकर फौरन गाड़ी में बैठने लगी। कबीर भी गाड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा कि पीछे से ऑफिसर ने आवाज़ दी, मिस्टर रोहित। कबीर बिना मुड़े गाड़ी में बैठ गया। रिया गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। ऑफिसर ने तुरंत रिया को इशारा किया रुकने का और लपकता हुआ गाड़ी के विंडो से अंदर झांकते हुए बोला, मिस्टर रोहित, मैंने आपको आवाज़ दी तो आप रुके ही नहीं, मुड़कर पीछे देखा तक नहीं। कबीर घबरा कर बोला, वो सर, मुझे ना थोड़ी दिक्कत होती है सुनने में। रिया भी जोर देते हुए कहने लगी, यस सर, वो रोहित को कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऑफिसर ने एकदम ठंडे स्वर में कहा, प्रॉब्लम कान में है या फिर नाम में? जी मतलब? कबीर और रिया एक साथ चौंकते हुए बोले, मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम रोहित ना होकर कुछ और हो। अब तो कबीर का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। ऑफिसर ने कबीर का लेफ्ट हैंड पकड़कर उठाया और बोला, ये देखिए, आपकी फिंगर में पड़ी अंगूठी पर के लिखा है। ओह वो! रिया जल्दी से बोली, ये के तो सर इसका सरनेम है, रोहित कुलकर्णी। कमाल है, ऑफिसर ने व्यंग से कहा, सरनेम वाली अंगूठी तो पहली ही बार पहने हुए दिख रहा हूँ। प्लीज़ सर, रिया एकदम नरमी से बोली, हमें रियली बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब हमें जाने दीजिए प्लीज़। कुछ सोचते हुए ऑफिसर ने कहा, ओके, आप जा सकते हैं, बस एक बार गाड़ी की तलाशी ले लेते हैं हम। उफ, रिया अब रो पड़ी। सर, हम बहुत मुसीबत में हैं, मेरे फ्रेंड्स हमारी इंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम पुणे जाकर जल्दी से शादी करना चाह रहे हैं। मैं तो जल्दी में गाड़ी के पेपर्स तक रखना भूल गई। प्लीज़ सर, अंडरस्टैंड, आप जो फाइन लेना चाहे ले ले, पर इस वक्त हमें जाने दीजिए। हमारे फ्रेंड्स हमारा पीछा करते हुए किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। ऑफिसर ने इस तरह नजरें गड़ाते हुए उन दोनों को देखा मानो उनकी हकीकत जान लेना चाहता हो। फिर पीछे हटते हुए उसने जाने का इशारा करते हुए कहा, ओके, आप जाइए, नो प्रॉब्लम। रिया खुश हो गाड़ी स्टार्ट कर तेज गति से चल पड़ी। उसके बगल में बैठे कबीर के दिल की धड़कन भी कुछ नियंत्रित होने लगी। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि ऑफिसर ने डिक्की खुलवाने की जिद नहीं की। कुछ ही देर बाद रिया की गाड़ी हाईवे पर पहुंच गई। यहाँ इक्का दुक्का ट्रक और गाड़ियां आती जाती दिख रही थी, इसलिए रिया गाड़ी ड्राइव करती हुई आगे बढ़ती रही। तभी कबीर ने टोका, क्या सच में ही पुणे जाने का इरादा है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे बख्श दो, मैं यहीं उतर जाता हूँ। रिया ने तीखे स्वर में कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। भूलो मत कि ऑफिसर ने तुम्हें इस गाड़ी में मेरे साथ बैठे हुए देखा है, इसलिए बीच में ही मुझे छोड़कर जाने की तो सोचना भी मत। तभी एक जगह रिया को यू टर्न दिखा। उसने रफ्तार धीमी करते हुए गाड़ी किनारे तक लाकर रोक दी। फिर जल्दी से डिक्की खोलते हुए कबीर से बोली, मूव, जाओ, जाकर जल्दी से डिक्की से बॉडी निकाल कर यहाँ किनारे में डाल दो। कबीर ने असमंजस भरे स्वर में पूछा, मैं अकेले? तो उन पुलिस वालों को बुला लो हेल्प के लिए। रिया चीढ़ते हुए बोली, जाओ जल्दी करो।
कबीर डरते सहमते हुए डिक्की के पास पहुंचा और कवर में लिपटी बॉडी को किसी तरह खींचकर सड़क किनारे डाल दिया। फिर जल्दी जल्दी कवर को निकालकर वापस डिक्की में भरा और इस तरह दौड़ते हुए गाड़ी में आकर बैठ गया मानो उसके पीछे भूत लगे हो। रिया ने कबीर के बैठते ही गाड़ी मोड़कर पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। कबीर ने आगे एक सिग्नल देखा और जैसे ही वहां रिया ने गाड़ी रोकी वो तुरंत ही गाड़ी से उतरकर तेज गति से भागते हुए आगे चल दिया। कुछ दूर जाते ही उसे एक टैक्सी दिखी। उसने फौरन उसे रोका और अपने घर की ओर चल दिया। कबीर जब घर पहुंचा तो सुबह का उजाला फैलने लगा था। कबीर ने फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर आकर सोफे पर बैठा ही था कि पेपर वाला खिड़की से पेपर फेंक कर चला गया। कबीर ने यूं ही पेपर उठाते हुए उस पर नजर डाली तो थर थर कांपने लगा। फ्रंट पेज पर ही उस कल वाले मृत व्यक्ति की बड़ी सी फोटो छपी थी और उसके नीचे समाचार लिखा था, सीनियर सीबीआई ऑफिसर विजय की रोड एक्सीडेंट में रहस्यमयी मौत। पुलिस बड़ी सरगर्मी से एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी की तलाश कर रही है। ओह, ये क्या हो गया? अब क्या करेगा कबीर? कबीर पागलों की तरह आंखें फाड़े न्यूज़पेपर में छपी उस सीबीआई ऑफिसर की तस्वीर और उसकी रोड एक्सीडेंट में रहस्यमयी मौत वाली खबर को पढ़ ही रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। कबीर इस तरह चौंक उठा मानो कोई बम फटा हो। फिर किसी तरह अपने को संभालते हुए उसने जैसे ही मोबाइल निकाल कर कॉलर का नंबर देखा तो आश्चर्य से बुदबुदाया, इंटरनेशनल कॉल। फिर कबीर ने जैसे ही हेलो कहा उधर से किसी व्यक्ति के कहे गूंज उठे। कबीर झल्लाते हुए जोर से बोला, कौन है? क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? पागल तो तुम हो रहे हो कबीर, ये न्यूज़ देखकर। क्यों, सच कहा ना? उस अनजान व्यक्ति ने हंसते हुए ही कहा। क्या? कौन सी न्यूज़ की बात कर रहे हो? कबीर चीख ही पड़ा। अरे कुल, वो व्यक्ति बेहद रहस्यमयी ढंग से बोला, इतना घबराओ मत। ये जो न्यूज़पेपर तुम्हारे हाथ में है ना, वो स्पेशल एडिशन है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिंट कराए हैं मैंने। कबीर ने न्यूज़पेपर को यूं दूर फेंका मानो कोई जिंदा जहरीला सांप हो। फिर अपनी बेकाबू सांसों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास करते हुए बोला, तुम हो कौन और ये सब क्या कर रहे हो? ओहो, इतनी जल्दी भूल गए तुम? वो व्यक्ति नाटकीय अंदाज में बोला, अरे मैं कल रात की ही तो बात कर रहा हूँ। सोचो जरा कि ये खबर सच में ही अगर शहर के सारे न्यूज़पेपर में छप गई तो मुझे क्या, छपने दो। कबीर ऊपर से हिम्मत दिखाते हुए चीखा। अच्छा, बड़े हिम्मती बन रहे हो, उस व्यक्ति ने रुखाई से कहा, पर तुम्हारी सारी हिम्मत हवा हो जाएगी जब ये खबर उस ऑफिसर को पता चलेगी जिसने कल रात तुम्हें उस फुलझड़ी के साथ देखा था। फिर अचानक ही उस व्यक्ति ने हड़बड़ी में कहा, ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ, और कॉल कट हो गई। कबीर एकदम सन्नाटे में आ गया। उसकी सोचने समझने की शक्ति ही चली गई। वो यूं ही मूर्ति की तरह स्तब्ध बैठा था कि मोबाइल की रिंग फिर बजने लगी। कबीर ने डरते डरते कॉलर का नाम देखा। ओ, निशा का फोन। उसने अपने को संभालते हुए फौरन हेलो निशा कहा। उधर से निशा खनकती आवाज में बोली, हेलो कबीर, गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगा था कि तुम अभी सोए होंगे, पर तुमने तो रिंग बजते ही कॉल पिक कर लिया। गुड। निशा भी कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके ही कलीग समीर की मंगेतर थी। कबीर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, इतनी सुबह कल, बात क्या है निशा? निशा ने ठुनकते हुए कहा, भूल गए ना, मुझे पता था कि आप भूल जाओगे। अरे आज हम सबको लंच पर होटल हेराजन में मिलना है। हमारे पास राजीव जी का बर्थडे है ना, ठीक 11 बजे पहुंच जाना आप। और हाँ, एक बड़ा सा रोज बुके लाना मत भूलिएगा। ये तो याद है ना कि रेड रोज मिस्टर राजीव की वीकनेस है। ओह सॉरी निशा, कबीर ने माफ़ी मांगते हुए धीरे से कहा, सच में ही भूल गया था। आज की लंच पार्टी के बारे में थैंक्स निशा। फिर निशा के कॉल
कट करते ही कबीर निढाल हो सोफे पर ही पसर गया। कोई 1 घंटे तक पड़े रहने के बाद कबीर उठा और वॉशरूम में घुस गया। फिर जब बाहर निकला तो कॉफ़ी बना के पीते हुए राज को कॉल लगाने लगा। तभी डोर बेल बजने लगी। कबीर ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर राज ही खड़ा था। हाय कबीर कहते हुए वो सीधे अंदर आ गया। कबीर ने दरवाज़ा बंद कर पीछे आते हुए पूछा, तू अचानक ही कैसे? मैं तो तुझे ही कॉल करने वाला था अभी। राज ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, क्यों भाई, ऐसी क्या कयामत आन पड़ी तुझ पर? आज तक तो कभी भी कॉल नहीं किया तूने यूं सुबह सुबह। कबीर कुछ देर पशु पेश में पड़ा रूम में टहलता रहा। वो सोच रहा था कि राज से कल रात की घटना का जिक्र करे या नहीं। तभी राज ने उठकर कबीर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अब बोल भी यार, इतना क्या शर्मा रहा है? कहीं तेरी सोना ने तुझे गुस्से में तेरी पिटाई तो नहीं कर दी? कबीर ये सुनते ही चीढ़ कर राज से बोला, देख, मुझे सोना को लेकर कोई मजाक पसंद नहीं, और वैसे उसका नाम सोनाली है, सोना नहीं। उफ यार। राज उसके आगे हाथ जोड़ता हुआ कहने लगा, तो बताइए हुजूर कि आपकी रिस्पेक्टेड मैडम सोनाली ने क्या आपका दिल दुखाया है? कबीर अब गुस्से से राज की पीठ पर जोर से मारते हुए बोला, यार प्लीज अपनी ये नौटंकी बंद कर। मैं रियली बहुत बुरी तरह परेशान हूँ, बिना मतलब ही झंझट में फंस गया हूँ। राज ने महसूस किया कि कबीर सचमुच ही बहुत परेशान सा लग रहा था। उसने गंभीरता से कबीर का हाथ पकड़ा और अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए बड़ी ही नरमी से बोला, अब बता कबीर, क्या प्रॉब्लम है? कबीर ने अपनी आंखें मूंदते हुए कल रात की घटना के बारे में पल भर सोचा। फिर बिना कुछ कहे आंखें खोलते हुए वो न्यूज़पेपर राज के हाथ में थमा दिया। राज ने पेपर लेते हुए बेचैनी से कहा, उफ, मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ। कबीर ने न्यूज़पेपर की उस खबर की ओर इशारा किया और धीमे से बोला, ये खबर पढ़ी क्या? राज ने ध्यान से उस सीबीआई ऑफिसर वाली खबर को पढ़ा। फिर हैरान होते हुए बोला, बड़ी हैरत की बात है, मेरे यहाँ भी यही न्यूज़पेपर आता है, पर इसमें तो ये खबर नहीं छपी थी। वही तो यार, कबीर ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो इसके लिए तू क्यों इतना परेशान हो रहा है मेरे भाई? राज ने आश्चर्य से पूछा। किसी ने मजाक किया होगा कुछ? नहीं राज नहीं, कबीर रुआसा हो उठा। ये खबर मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। ओह, राज ने कबीर को देखा, तो क्या ये ऑफिसर तेरा कोई परिचित या रिलेटिव है? अब कबीर खड़ा हो गया और दीवार की तरफ देखते हुए बोलने लगा, इस ऑफिसर की मौत का मैं आई विटनेस हूँ। क्या क्या कह रहा है तू? अब राज लगभग चीख पड़ा। एकदम सच कह रहा हूँ। कबीर ने उसे सीधे देखते हुए कहा, कल रात ड्यूटी के बाद जब मैं घर लौट रहा था तब। और कबीर कल रात की घटी एक एक बात राज को बताने लगा। राज का तो पूरा चेहरा ही सफेद पड़ गया। वो किसी तरह अटकते हुए बोला, तू ये किस मुसीबत में पड़ गया यार? अरे मुझे क्यों न कॉल करके बुलाया तूने ड्यूटी ख़त्म होते ही, और एक अनजान लड़की से लिफ्ट मांगने की भला क्या सूझी तुझे? अब बदकिस्मती ही मुझे उस लड़की की गाड़ी तक ले गई। कबीर ने निराशा से पछताते हुए कहा, मुझे लगा था कि रात गुजरने के साथ ही वो बात खत्म हो गई, पर उस अनजान शख्स के कॉल और ये न्यूज़पेपर देख तो मेरे होश ही उड़ गए। समझ नहीं आ रहा कि अब करूँ तो क्या करूँ मैं। राज कुछ देर खामोश हो सोचते रहा, फिर बोला, देख, अभी सचमुच तो ये खबर न्यूज़पेपर में छपी नहीं है। ये तो बस तुझे डराने के लिए उस अनजान व्यक्ति ने ये प्रिंट करा के तेरे यहाँ डाल दिया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स है कौन, और उसे कैसे पता इस बारे में? तूने उसका नंबर देखा क्या? उफ, मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है राज, कबीर ने सिर थामते हुए कहा। वहाँ तो कोई नहीं दिखा था मुझे, बस वो लड़की और मैं ही थे। फिर कैसे किसी और को पता चल गया ये सब?
और वो शख्स इंटरनेशनल कॉल से बोल रहा था। अब आजकल तो साइबर कैफ़े से तो कोई भी इजीली यहीं बैठे बैठे इंटरनेशनल कॉल कर सकता है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि एक्चुअली वो व्यक्ति कहाँ से कॉल कर रहा था। ओके ओके चिल, राज ने कबीर के दोनों कंधे थाम उसे सांत्वना देते हुए कहा। हम उसके बारे में कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे, पर अभी तो हमें जल्दी से जल्दी होटल हेराजन पहुंचना है मिस्टर राजीव का बर्थडे सेलिब्रेट करने। मुझे भी इनविटेशन मिला है। ओ, कबीर बोला, मुझे तो लगा था कि कंपनी चेंज करने के बाद शायद तुम्हें इनविटेशन नहीं मिलेगा। यार भूल मत, मैं मिस्टर राजीव के साथ शुरू से ही इस कंपनी का हिस्सा था, राज ने जोश से कहा। और हाँ, रेड रोज का बुके मैं साथ ही लाया हूँ, नीचे गाड़ी में रखा है। अब जल्दी कर, तैयार हो और चल मेरे साथ। कबीर खोया खोया सा तैयार होने लगा बर्थडे पार्टी के लिए। कुछ देर बाद जब कबीर और राज की गाड़ी होटल पहुंची तो पार्किंग लगभग फुल हो चुकी थी। ओह, लगता है हमें देरी हो गई, राज ने कहा और फिर कबीर के साथ जल्दी जल्दी रेड रोज का बुके लिए हॉल की ओर चल दिया। सजे धजे हॉल में बर्थडे सेलिब्रेशन की शानदार तैयारी की गई थी। सारे एम्प्लॉयज भी बन ठन उत्साह से राजीव जी का इंतजार कर रहे थे। तभी गेट पर हलचल तेज हुई और कुछ ही पलों में राजीव जी ने हॉल में प्रवेश किया। सभी तेजी से उनके स्वागत के लिए उनकी ओर बढ़े। निशा और समीर ने कबीर को इशारा किया बुके देने के लिए। कबीर जैसे ही बुके देने लगा, राजीव जी ने उसे रोकते हुए कहा, जस्ट मिनट प्लीज, अभी मेरी फियांसे भी यहाँ आ रही है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को एक साथ ये बुके दे। कबीर और बाकी एम्प्लॉयज बड़ी ही उत्सुकता से हॉल के दरवाजे पर टकटकी लगाए देखने लगे और तभी रेड सिल्क गाउन और चमचमाते ब्लैक स्टील टोज में सौंदर्य की आभा से दमकती हुई हॉल में एंटर हुई रिया। उफ, क्या रिया ही राजीव की फियांसे है? अब कबीर को देखो क्या करेगी और कबीर वो क्या करेगा। चमकती दमकती रिया पर जैसे ही कबीर की निगाहें पड़ी, वो इतना घबरा उठा कि उसके हाथ में पकड़ा बुके नीचे गिरते गिरते बचा। उसकी बगल में ही खड़े राज और निशा ने कबीर को अचरज से देखा। वो कुछ कहने ही वाले थे कि राजीव जी ने रिया की बाह थामते हुए अनाउंसमेंट किया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माई फियांसे रिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग रिया का वेलकम करने और राजीव जी को बर्थडे विश करने आगे बढ़े। कबीर ने भी अपने हाथ में रखा बुके मिस्टर राजीव और रिया की ओर बढ़ाते हुए धीमे से विश किया। रिया ने बड़ी ही नजाकत से बुके लेकर राजीव जी को दिया और कबीर को थैंक्स कहने लगी। तभी उसकी नज़रों ने कबीर को पहचान लिया। क्षण भर के लिए उसका चेहरा गंभीर हुआ और फिर वो पहले जैसे मुस्कुराते हुए सबको थैंक्स बोलने लगी। कबीर वहाँ से दूर हॉल के कार्नल पर आ खड़ा हुआ। वो ड्रिंक्स का ग्लास हाथ में ले सोचने लगा, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि रिया से आज इस पार्टी में अचानक ही मुलाकात हो गई। उफ, वो रात गुजरने के साथ ही वो सारी बातें एक दुस्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश कर रहा था। पर हाय कबीर। तभी समीर वहां आ गया। निशा भी उसके साथ ही थी। कबीर ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखेर दी। समीर ने कबीर की ओर घूरते हुए कहा, कबीर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो। निशा ने बीच में ही कहा, ओह समीर, ये बेचारा थक गया होगा, कल रात नाइट ड्यूटी की है इसने। समीर ने जोर से कबीर की पीठ पर मारते हुए कहा, नाइट ड्यूटी तो ये हमेशा ही करता है, कल मेरी भी नाइट ड्यूटी थी, पर देखो मैं तो एकदम फ्रेश हूँ। कबीर की थकान ड्यूटी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से लगती है। मेरी वजह से मतलब? निशा हैरानी से बोली। अरे मतलब ये कि कबीर को आदत है ना देर तक सोने की, और तुमने इसे आज सुबह सुबह कॉल करके उठा दिया। समीर बोल पड़ा। ओहो तो ये बात है, निशा खिलखिलाती हुई बोली। तो मुझे माफ करना कबीर, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओ ये समीर तो पागल है, कबीर ने निशा की ओर देखते हुए कहा। तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ रही हो, मैं तो एक्सक्यूज मी सर,
कबीर की बात पूरी होने से पहले ही एक वेटर ने आकर उसे टोका। कबीर ने वेटर की ओर देखा तो उसने एक पर्ची कबीर के हाथ में दे दी और चला गया। कबीर ने आश्चर्य से वो पर्ची खोल कर देखी तो उसमें सिर्फ आर लिखा था। किसने भेज दी यार पर्ची? समीर पूछने लगा। पर कबीर ने उसे टाल कर इधर उधर देखा तो उसकी नज़र हॉल के सेंटर में खड़ी रिया पर पड़ी। रिया ने कबीर से नजरें मिलते ही उसे चुप रहने का इशारा किया। कबीर ने एकदम से अपने होठ खींच लिए और तेजी से हॉल के दूसरी ओर चल पड़ा। समीर और निशा हैरत से उसे देखने लगे कि ये अचानक कबीर को हुआ क्या। कुछ ही देर बाद लंच करने में सब बिजी हो गए। राजीव जी सभी एम्प्लॉइज से हंसते मुस्कुराते हुए बात करते लंच कर रहे थे। बीच बीच में वो बगल में खड़ी रिया से भी कुछ गुपचुप सी बातें कर लेते। मौका अच्छा जान कबीर सबकी नज़रें बचाता हुआ हॉल से बाहर चल पड़ा और जल्दी ही होटल के गेट से बाहर निकल वहीं खड़ी एक टैक्सी में बैठ अपने घर की ओर चल दिया। कबीर के मन में जैसे विचारों का तूफान उमड़ रहा था। जैसे ही वो अपने फ्लैट पर पहुंचा, बिना कपड़े बदले ही सोफे पर पसर गया। बार बार कबीर के दिमाग में रिया का चेहरा उभर रहा था। उफ, क्यों लिफ्ट ली मैंने कल। तभी डोरबेल बजने से कबीर की तंद्रा टूट गई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक अजनबी युवक खड़ा है। कबीर को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बड़ी जल्दी पार्टी से वापस आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? कबीर ने गुस्से से पूछा। हो कौन तुम, यहाँ क्यों आए हो? वो युवक पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं तो आपकी भलाई चाहता हूँ और आप नाराज हो रहे हैं मुझ पर, यह तो गलत बात है। फिर कबीर के कुछ कहने से पहले ही वो सीधे घर में घुसकर सोफे पर बैठते हुए बोला, एक गिलास ठंडा पानी प्लीज। ये कोई होटल नहीं। कबीर बुरी तरह से झुंझला उठा। हद होती है बेशर्मी की भी। अब उठो और चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो धक्के खा कर जाना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनते ही उस युवक का चेहरा सख्त हो गया। वो तीखे स्वर में बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे फटीचर से झिक झिक करने का। वो तो रिया मैडम की वजह से आना पड़ा मुझे। रिया मैडम? कबीर एकदम से चौंक उठा। हाँ, रिया मैडम, युवक ने जोर देते हुए कहा। उनके ही कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि पार्टी में तुम्हारा चेहरा देख उन्हें लगा कि तुम कहीं किसी के सामने कल रात वाली बात न कह दो। उनकी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है, वो नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी बेवकूफ़ी से उनके ऊपर उंगली उठे। कबीर हतप्रभ सा उस युवक को देखता रहा। फिर उस युवक ने कबीर को घूरते हुए कहा, एमराल्ड पार्क का नाम सुना है? कबीर के हामी भरते ही वो फिर बोला, आज रात ड्यूटी खत्म होते ही सीधे वहां आ जाना, रिया मैडम वहीं मिलेगी। अब कबीर विरोध करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक ही बार तुम्हारी रिया मैडम से मिलकर पछता रहा हूँ, अब और दोबारा मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। युवक खड़ा होते हुए बोला, सवाल जवाब की तुम जानो, मेरा काम था मैसेज देना। और फिर तुरंत ही वो घर से बाहर चला गया। उलझन और असमंजस में घिरा कबीर पानी पीने फ्रिज की ओर गया। पानी निकालते ही उसकी नज़र फ्रिज के टॉप पर पड़ी। वहां रखा न्यूज़पेपर गायब था। कबीर ने तुरंत फ्रिज के पीछे देखा, कहीं गिर तो नहीं गया वो पेपर? कहाँ चला गया अचानक? पर वो न्यूज़पेपर फ्रिज के पीछे क्या, पूरे फ्लैट में भी कहीं नहीं मिला। तभी कबीर की नज़र बालकनी पर गई। वहाँ पड़े न्यूज़पेपर को उठाते ही वो हैरान हो गया। ये पेपर आज का ही न्यूज़पेपर था, पर वो वाला नहीं जिसमें सीबीआई ऑफिसर की मौत की खबर छपी थी। इस पेपर में तो सामान्य रोज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की खबर छपी थी। कबीर पानी पीना भूलकर पेपर खोजने में ही लगा रहा कि तभी उसकी मोबाइल रिंग बजने लगी। देखा तो इंटरनेशनल कॉल। कबीर के हेलो कहते ही उधर से वही सुबह वाले अनजान शख्स का स्वर गूंजा उठा। क्या हुआ कबीर, बड़े परेशान हो? ओ, वो पेपर ढूंढ रहे हो क्या? वो तो मेरे पास बड़े ही सुरक्षित ढंग से रखा हुआ है।
कबीर चीख पड़ा, कौन हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो? खेल नहीं, ये हकीकत है कबीर। अब वो शख्स एकदम कठोर लहजे में बोला, और अगर तुम ये चाहते हो कि कल के न्यूज़पेपर में सीबीआई ऑफिसर की मौत की खबर न छपे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या क्या बात मनवाना चाहते हो मुझसे? कबीर फिर चीखते हुए बोला, कत्ल, एक कत्ल करवाना चाहता हूं तुमसे। उस व्यक्ति की खून जमा देने वाली आवाज सुन कबीर की रूह कांप उठी। ओह गॉड, ये कबीर किस मुसीबत में फंसता जा रहा है दोस्तों? कौन है वो अनजान व्यक्ति? किसका कत्ल करवाना चाहता है वो कबीर से, और क्यों? तो दोस्तों कहानी पूरा सुनिए, कहानी सुनते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आ जाएगा। हाथ में मोबाइल थामे कबीर स्टैच्यू सा जम गया। तभी उस अनजान शख्स की आवाज फिर आई, हाँ तुमने एकदम सही सुना, मुझे कत्ल करवाना है तुमसे। अब कबीर किसी तरह साहस जुटाते हुए बोला, कत्ल? पर किसका और मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? मैं एक सीधा सा आम इंसान हूँ, न कि कोई किलर। उधर से एक कहा गूंज उठा, हो तुम किलर तो हो ही गए हो ना, अब भूल गए क्या कल रात वाली बात? अब जब एक कत्ल हो ही गया है तुमसे तो दूसरा करने में भला क्या परेशानी? देखिए वो कोई कत्ल नहीं, एक्सीडेंट था, कबीर चीखते हुए बोला। वैसे भी गाड़ी तो रिया ड्राइव कर रही थी। अब उस शख्स ने बेहद रूखे स्वर में कहा, लेकिन तुम अपने निर्दोष होने का सबूत किस किस को देते फिरोगे? वैसे भी एक बार पुलिस केस में नाम फंस गया तो तुम्हारी सोनाली को तुमसे दूर जाते देर नहीं लगेगी। सोनाली का नाम सुनते ही कबीर का दिल बैठ गया। वो कल्पना करने लगा कि अगर सच में ही तस्वीर और वो खबर पेपर में छप जाएगी तो फिर तो उसे शहर ही छोड़कर भागना पड़ेगा। कहाँ कहाँ और किस किस को वो सबूत देते फिरेगा। तभी उस शख्स ने ठंडे लहजे में कहा, अब सोचने विचारने का वक्त खत्म हुआ, अब तो बस तुम जल्दी से मेरा काम करो और फिर आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो। कबीर ने टूटते हुए स्वर में पूछा, किसका किसका कत्ल करना है मुझे? गुड, ये हुई ना बात, उस शख्स ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अभी के अभी तुम दरवाज़ा खोलो, वहाँ एक एनवेलप डोरमैट के नीचे दबा है, उसे खोलते ही सब समझ जाओगे। कॉल कट करके कबीर तेजी से दरवाज़ा खोलने गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने राज और समीर खड़े थे। कबीर को देखते ही राज आगे बढ़ते हुए बोला, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम आ रहे हैं, जो डोर बेल बजाने से पहले ही दरवाज़ा खोल कर खड़े हो? ओफो राज, तू भी न बिल्कुल नादान है। समीर भी अंदर आते हुए बोला, कबीर को हमारा नहीं सोनाली का इंतजार होगा। क्यों, सच कहा ना कबीर? फिर दोनों आराम से हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। कबीर की हालत ऐसी हो चली थी कि बस वो किसी तरह बड़े प्रयत्न से मुस्कुराकर बोला, ओह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस किसी काम से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल कर निकला था। अब समीर ने मोबाइल निकाल कर कॉल करते हुए कहा, सोनाली अभी यहाँ आने की मत सोचना तुम, कबीर तो कहीं बाहर जा रहा है, और कॉल कट कर दी। कबीर गुस्से से बोला, ये क्या है समीर, इस तरह सोनाली को कॉल क्यों किया तुमने? जवाब में समीर जोर जोर से ठहाके लगाते हुए कहने लगा, ओह नाराज मत हो यार, वो तो मैं बस मजाक कर रहा था, कोई सचमुच का कॉल नहीं किया सोनाली को। तभी राज उठा और कबीर का हाथ पकड़कर खींचता हुआ बालकनी में ले गया और धीमे स्वर में बोला, माफ़ करना यार, ये समीर जबरन मेरे साथ आ गया यहाँ, मैं तो अकेले ही आ रहा था। ये बता कि क्या हुआ तेरी प्रॉब्लम का? उस अनजान शख्स ने फिर से कॉल किया क्या तुझे? कबीर खामोशी से उसे घूरते हुए देखने लगा, फिर तीखे स्वर में पूछा, ये सब खेल कहीं तू ही तो नहीं खेल रहा? कबीर की बात सुनते ही राज के चेहरे पर हैरानी और दुख के बादल तैरने लगे। वो दुखी स्वर में बोला, ये तू क्या कह रहा है दोस्त?
मैं और तेरे साथ खेल खेलूंगा? अरे मैं तो हर पल तेरी ही सलामती की दुआ मांगता रहता हूँ ऊपर वाले से। वहाँ पार्टी से जब तू जल्दी निकल गया तभी मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है तेरे साथ, इसलिए मैं भी जल्दी से प्लेट रख तेरे पीछे बाइक लेकर आने लगा, पर तभी ये समीर भी साथ हो लिया। अब मजबूरी में लाना ही पड़ा इसे अपने साथ। राज की बात सुन कबीर को पछतावा होने लगा अपनी कही बात पर। कबीर ने अफसोस जताते हुए कहा, माफ़ करना यार, वो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि बिना मतलब तुझ पर ही शक कर बैठा। आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसने राज को गले लगा लिया। अच्छा, अब ये तो बता कि हुआ क्या पार्टी में जो तू जल्दी निकल आया? राज ने उत्सुकता से पूछा। ओह यार, वो लड़की मुझे वहाँ पार्टी में मिल गई जिससे कल रात मैंने लिफ्ट ली थी, कबीर धीमे स्वर में बोला। राज ये सुनते ही जोर से चिल्लाया, क्या कहा? वो लड़की तुझे पार्टी में मिली थी? पर ये कैसे हो सकता है? कौन थी वो? और तूने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया यार? राज ने जैसे सवालों की बौछार ही कर दी। ओफो, जरा सांस तो ले लो यार, इतने सारे सवाल वो भी एक सांस में। कबीर थोड़ा मुस्कुरा पड़ा, फिर गंभीरता से बोला, वो लड़की हमारे बॉस मिस्टर राजीव की फियांसे रिया है। राज ये सुनते ही स्तब्ध हो कबीर को यूं घूरने लगा मानो उसे कबीर की बात समझ नहीं आई। फिर कुछ पल बाद राज ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, यू मीन टू सी, तूने कल रात जिस लड़की से लिफ्ट ली थी वो रिया है? और रिया के ही हाथों उस सीबीआई ऑफिसर का खून हो गया? कबीर ने खामोशी से सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी समीर दोनों को पुकारता हुआ बालकनी में आ गया। अरे यार, कहाँ हो दोनों? इतनी देर से क्या खुसुर पुसुर लगी रखी है? बताओ मुझे भी जल्दी, क्या खिचड़ी पका रहे हो दोनों मिलकर? ओ समीर, तू क्यों आ गए यहाँ बालकनी में? हम तो बस आ ही रहे थे हॉल में। राज ने समीर को देखते ही कहा। कबीर भी जल्दी से बोला, हाँ चलो चलो, हम आराम से हॉल में ही बैठेंगे, यहाँ बालकनी में बहुत गर्मी हो रही है। समीर ने दोनों को घूर कर देखा, फिर चिढ़ते हुए कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे अब यहाँ रुकने की। मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कि कबीर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब मुझे पराया समझते हो दोनों, तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूँ? जा रहा हूँ मैं। और फिर सच में समीर तेजी से लपकते हुए फ्लैट के बाहर चला गया। कबीर ने हताशा से हाथ हिलाते हुए समीर को रुकने के लिए आवाज़ दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राज बोला, रुक यार, मैं जाता हूँ समीर को समझाने। फालतू में बुरा मान गया, पर चिंता मत करना तू, मैं उसे कल रात वाली कोई भी बात नहीं कहूँगा। कुछ भी झूठी सच्ची कहानी बना के मना लूँगा उसे। राज के जाते ही कबीर कुछ पल सोचता हुआ वहीं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। फिर उसे अचानक ध्यान आया कि उसे तो डोरमेट के नीचे से लिफाफा निकाल कर देखना था। कबीर ने फौरन झुककर डोरमेट के नीचे से वो एनवेलप उठा लिया। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर वापस हॉल में आकर लिफाफा खोलने ही वाला था कि मोबाइल की घंटी बजने लगी। ओफो, हद हो गई, अब कौन है? कहते हुए कबीर ने मोबाइल निकाल कर देखा, अननोन नंबर से कॉल था। कबीर ने धीरे से हेलो कहा। उधर से रिया की गुस्से में भरी आवाज़ आई, ये क्या ड्रामा कर रहे हो कबीर तुम? आज रात मुझे एमराल्ड पार्क में क्यों बुलाया है तुमने? जानते हो, अगर राजीव को भनक भी लग गई तो कयामत आ जाएगी। रिया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? कबीर ने हैरत से पूछा। ओफो कबीर, ये सब छोड़ो, मुझे एमराल्ड पार्क में क्यों बुलाया है ये बताओ, रिया तैस में बोली। अब कबीर एकदम उखड़ गया। एमराल्ड पार्क में तो तुमने बुलाया है मुझे, मैंने नहीं। तुम्हारा ही एक आदमी मुझे मैसेज देकर गया है आज सुबह। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? भला मैं क्यों बुलवाऊंगी तुम्हें, और वो भी किसी और शख्स को भेजकर? रिया ऊंचे स्वर में बोली। कबीर सोच में पड़ गया। ओफो, ये हो क्या रहा है? तभी उसका ध्यान लिफाफे पर गया। उसने रिया से कहा, मैं अभी थोड़ा ज़रूरी काम में बिजी हूँ, कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। और उसने कॉल काट कर दी। फिर मोबाइल रख वो लिफाफा खोला। लिफाफा खुलते ही अंदर से एक तस्वीर निकलकर नीचे गिर पड़ी। कबीर ने उस तस्वीर को उठाकर देखा तो उसका दिल बुरी तरह कांपने लगा। ये तस्वीर रिया की थी और तस्वीर के पीछे
लिखा था आज रात 11 बजे। ओ गॉड, तो क्या वो अनजान शख्स कबीर के हाथों रिया का कत्ल करवाना चाहता था? और वो व्यक्ति कौन था जिसने कबीर से झूठ कहा कि रिया ने उसे आज रात एमराल्ड पार्क में बुलाया है, जबकि रिया तो खुद अनजान थी उस व्यक्ति से? या फिर वो कोई ड्रामा कर रही है? कबीर हतप्रभ हो लिफाफे में से निकली रिया की तस्वीर को पागलों की तरह घूर रहा था। रिया का कत्ल क्यों करवाना चाहता है उससे वो अनजान कॉलर? कबीर के दिलो दिमाग में ये सवाल उभरने लगा। वो कटे पेड़ की तरह सोफे पर गिर पड़ा और रिया की तस्वीर को देखते हुए सोचने लगा, काश वो कल रात रिया की गाड़ी में लिफ्ट न लेता तो आज इस मुसीबत में न फंसा होता। पर अब क्या करूं? तभी अचानक ही कबीर को सोनाली का ख्याल आया। क्या मैं सोनाली को सब कुछ सच सच बता दूं? वो यकीन करेगी मेरा? और अगर उसने मुझे कसूरवार समझ लिया तो? ओफो, क्या करूं? सोचते सोचते कबीर का सर फटने लगा दर्द से। उसने कॉफ़ी बनाई और पेन किलर खाने लगा। तभी डोरबेल की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो जल्दी से टेबलेट निगल कर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा कि दरवाजे पर राज खड़ा था। अंदर आते हुए राज ने कहा, ओह यार, वो कमबख्त समीर भी ना बिल्कुल बच्चे जैसा है। रूठ ही गया कि मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम दोनों। लाख मनाने की कोशिश की पर वो नाराज होकर चला गया। कबीर ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कुछ बोला तो राज ने ध्यान से कबीर को देखते हुए कहा, क्या हुआ यार, इतना खामोश क्यों है तू? कबीर ने बिना कुछ कहे रिया की तस्वीर उसके हाथ में थमा दी। राज ने जोर से कहा, अरे ये तो रिया की तस्वीर है ना, तू क्यों इसे लिए घूम रहा है? बता क्या बात है? अब कबीर फूट पड़ा। ओह राज, काश मैं कल ना मिलता रिया से। जानते हो, कोई अनजान शख्स मेरे हाथों रिया का कत्ल करवाना चाहता है, वो भी आज रात को ही। ओह गॉड, कत्ल, वो भी रिया का? राज चीखते हुए बोला, पर क्यों? क्या इरादा है उस शख्स का आखिर? क्यों तुझे यूं बलि का बकरा बनाना चाह रहा है वो? कबीर ने रुआसे स्वर में कहा, यही सोच सोच कर तो मैं खुद पागल होते जा रहा हूँ यार। न तो मैं पहले कभी रिया से मिला था और न ही उस अनजान शख्स के बारे में कुछ मालूम है मुझे। फिर क्यों वो मुझे बीच में लपेट रहा है? राज बेचैनी से उठकर टहलने लगा। फिर कुछ देर बाद सोचकर कहा, सुन, मेरे हिसाब से हमें इसी वक्त रिया से मिलकर उसे सारी बात बतानी चाहिए। ये मामला कोई फ्रॉड का नहीं, मर्डर का है। रिया ही हमें ठीक ठीक बता सकती है कि कोई उसका कत्ल क्यों करवाना चाहता है। हो सकता है रिया को अपने उस दुश्मन के बारे में जानकारी हो। अगर ऐसा हुआ तो हमें इस कत्ल को रोकने और उस अनजान व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने में बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। कबीर उलझन भरे स्वर में बोला, पर क्या इस तरह रिया से डायरेक्ट मिलना ठीक रहेगा? कहीं और कोई नई मुसीबत न गले पड़ जाए। उफ कबीर, मुसीबत में तो पहले ही तो बुरी तरह फंसा हुआ है, अब तो इस मुसीबत से बाहर आने की सोचना है हमें, राज ने सत्वना देते हुए कहा। कबीर को खामोश देख राज उसका हाथ पकड़कर नरमी से बोला, सुन, सबसे पहले तो मैं अपनी और तेरी आज की लीव एप्लीकेशन सेंड कर देता हूँ ऑफिस में, फिर हम रिया से मिलने चलते हैं। तेरे पास नंबर है ना उसका? तो उसे कॉल करके टाइम और प्लेस फिक्स कर ले तू। कबीर ने रिया का नंबर देखा अपने मोबाइल पर और उसे कॉल करने लगा। जैसे ही उधर से रिया की आवाज़ आई, हेलो, कबीर जल्दी से बोला, हेलो रिया, मैं कबीर बोल रहा हूँ। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ही ज़रूरी काम है। कब और कहाँ मिल सकते हैं हम? रिया कुछ पल तो मौन रही, फिर सोचते हुए कहा, ओके कबीर, तुम अभी 1 घंटे बाद न्यू डेज कैफ़े में आ जाओ, हम वहाँ मिलकर बातें कर सकते हैं। कबीर ने ओके रिया थैंक्स कहते हुए कॉल कट कर दी। फिर राज से बोला, रिया ने 1 घंटे बाद मिलने बुलाया है कैफ़े न्यू डेज में। उफ, राज ने खुशी जारी करते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चल जल्दी कर, मैं बाइक लेकर आया। कबीर ने जल्दी से हुलिया ठीक किया, फिर वो लिफाफा संभाल कर पॉकेट में रखा और फ्लैट का दरवाज़ा लॉक कर चल दिया राज की बाइक पर। कैफ़े न्यू डेज में प्रवेश करते ही कबीर और राज ने देखा सामने वाली टेबल पर ही बैठी थी रिया। कबीर और राज जैसे ही रिया के करीब पहुँचे, रिया की नज़र कबीर के साथ खड़े राज पर पड़ी। वो
एकदम उखड़े स्वर में कबीर से बोली, यहाँ तुम्हें अकेले आने चाहिए था, किसी दूसरे को साथ लाकर गलती की तुमने। सॉरी, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। रिया जाने को खड़ी हो रही थी कि कबीर ने थोड़े गुस्से से कहा, देखिए मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ और ये सब आपके ही कारण हो रहा है। न तो आप कल रात मिलती और न ये सब मुसीबत मेरे गले पड़ती। तो क्या मैंने कहा था तुम्हें कि आकर लिफ्ट ले लो मेरी गाड़ी में? रिया तमाकर बोली। उफ, तुम लोग इस वक्त आपस में उलझना बंद करो और स्थिति की गंभीरता को समझो, राज ने दबे स्वर में कहा। अब रिया खामोशी सी बैठ गई, फिर धीरे से पूछा, तो बताओ क्या मुश्किल आ पड़ी जो मिलने चले आए, और आज रात मुझे एमराल्ड पार्क में क्यों बुलाया है? यही तो बात है रिया जी, आज सुबह ही एक व्यक्ति आकर मुझे मैसेज देता है कि रिया जी ने रात को 11 बजे एमराल्ड पार्क में मिलने बुलाया है और आप कह रही है कि मैंने आपको बुलाया है, कबीर ने गंभीरता से कहा। ओह, क्या कंफ्यूजन है ये, रिया हैरत से बोली। जी हाँ रिया जी, यही तो हम समझाने आए हैं कि कोई और ही है जो आप दोनों के साथ गेम खेल रहा है, राज बोला। पर कौन हो सकता है ऐसा आखिर, और उसका मकसद क्या है उसके पीछे? रिया ने सोचते हुए कहा। अब कबीर बेहद धीमे स्वर में बोला, मकसद तो एकदम खतरनाक है उसका, और वो शख्स कल रात की घटना के बारे में भी सब कुछ जानता है। इट्स इम्पॉसिबल, कल रात सिर्फ हम दो ही थे, तो कोई तीसरा कैसे जान सकता है उसके बारे में? और ये खतरनाक मकसद की क्या बात कर रहे थे तुम? क्या चाहता है वो? आपका कत्ल, वो भी मेरे हाथों से, कबीर ठंडे लहजे में बोला। रिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, वो स्तब्ध हो कबीर को घूरने लगी। कबीर ने आगे कहा, जी हाँ, वो शख्स आज रात 11 बजे आपका कत्ल करवाना चाहता है मुझसे, एमराल्ड पार्क में। तो क्या तुम मुझे कत्ल करने के लिए एमराल्ड पार्क बुलवा रहे थे? रिया की आंखें फैल गई। ओह नहीं, वो तो एक अनजान शख्स ने मुझे ऐसा कहा था कि मैं आज रात 11 बजे एमराल्ड पार्क पहुंच जाऊं, क्योंकि रिया मैडम वहां आपसे मिलना चाहती है, कबीर ने समझाते हुए कहा। अब रिया ने सिर थाम कर आंखें मूंद ली। कबीर आगे बोला, रिया जी, कल रात गाड़ी के नीचे आकर मरने वाला सीबीआई ऑफिसर था और ये बात उस अनजान शख्स को पता चल गई है, और तो और उसने एक डुप्लीकेट न्यूज़पेपर प्रिंट करा के मेरे घर पर भी डाल दिया था, और अगर मैंने उसकी ये बात न मानी तो वो कल के न्यूज़पेपर्स में सच में ही सीबीआई की मौत वाली खबर छपवा देगा। अब आप ही कहिए कि करूँ तो क्या करूँ? सीबीआई ऑफिसर की हत्या के चार्ज में तो मुझे फांसी ही होगी सीधे। ओह गॉड, पर तुमसे ये किसने कहा कि कल रात जो मर गया था वो सीबीआई ऑफिसर था? रिया ने कबीर को घूरते हुए कहा। कबीर ने अटकते हुए कहा, वो तो उस अनजान शख्स ने ही न्यूज़पेपर भेजकर और कॉल करके मुझे बताया था। अब ध्यान से सुनो, कल जो हमारी गाड़ी के नीचे आकर मरा था वो सीबीआई ऑफिसर नहीं बल्कि टेररिस्ट ग्रुप का इन्फॉर्मर था, और उसके मारने का कोई भी चार्ज तुम पर बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, रिया जोर देते हुए बोली। पर आपको कैसे मालूम कि वो सीबीआई ऑफिसर नहीं था? कबीर और राज दोनों एक साथ बोल पड़े। रिया ने उन दोनों को सीधी नज़रों से देखा, फिर बोली, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर मैं हूँ, रिया मुखर्जी। ये सुनते ही कबीर और राज एकदम हक्के बक्के हो रिया को आंखें फाड़े देखने लगे। उन्हें यूं मूर्ति बने देख रिया ने उनके सामने अपना हाथ लहराया, फिर बोली, अब यूं स्टैचू बनकर मत बैठो, होश में आओ दोनों। कबीर ने किसी तरह लड़खड़ाती जुबान में कहा, आप सीबीआई ऑफिसर हो और मैं न जाने क्या क्या अनुमान लगाता रहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रिया ने पलकें झपकाई और मुस्कुराते हुए बोली, अब अगर ये माफ़ी का दौर ख़त्म हो गया हो तो मुझे सब बात क्लियर बताओ प्लीज़। फिर तो कबीर एक ही सांस में शुरू से अब तक की सारी बातें विस्तार से बताने लगा कि किस तरह पहले उसके घर एक नकली न्यूज़पेपर फेंका गया, फिर अनजान शख्स ने कॉल करके डराया और एक अजनबी ने उसे रिया का झूठा मैसेज दिया, फिर वो लिफाफा खोल कर रिया को बताया जिसमें रिया की तस्वीर थी और जिसके पीछे रात 11 बजे का टाइम लिखा था। रिया सब बातें पूरी गंभीरता से सुनती रही। उसके चेहरे से लग रहा था कि
वो किसी गहरी सोच में डूबी है। तभी कबीर अचानक बोल पड़ा, रिया जी, अगर आप सीबीआई ऑफिसर हैं तो फिर कल रात उस शख्स को क्यों मार डाला आपने और उसकी बॉडी को यूं हाईवे में फेंकने क्यों गई आप? रिया ने ठंडे लहजे में कहना शुरू किया, मैं पिछले 1 साल से इस ग्रुप के पीछे लगी हूँ। हमें खबर मिली थी कि इस ग्रुप को इंडिया की महत्वपूर्ण खबरें तुम्हारे ही कॉल सेंटर के थ्रू भेजी जाती है। इसलिए ही मैंने इस कॉल सेंटर के बॉस मिस्टर राजीव से नज़दीकी बढ़ाई, पर कोई खास सुराग मिल ही नहीं रहा था। फिर कल अचानक ही मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि रात 10 बजे उस टेररिस्ट ग्रुप का एक इन्फॉर्मर अपने किसी साथी से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें देने वाला है। ये सुनते ही मैं फौरन उस जगह पर पहुंचकर छिप गई। जैसे ही वो इन्फॉर्मर आया, उसने कॉल पर किसी से बात की और फिर वहां से जाने लगा। शायद उसे भी पता चल गया कि मैं उस पर निगाह रख रही हूँ। अब उसे रोकने के लिए मुझे सामने आना ही पड़ा। मैं उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, पर उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। अब छीना झपटी में गोली चल गई और उसे ही जा लगी। वो वहीं पर ढेर हो गया। फिर मैं वहां से गाड़ी ले भाग निकली, पर तभी रास्ते में मुझे ख्याल आया कि अगर इसकी बॉडी यूं मिल गई तो इसके ग्रुप को तुरंत खबर लग जाएगी और वो सतर्क हो जाएंगे। बस इसलिए मैं फिर तेजी से वापस आ रही थी कि तुम मुझे स्टॉप पर मिल गए। मुझे लगा कि अकेले शायद उस बॉडी को ठिकाने लगाने में मुश्किल होगी और मैंने तुम्हें लिफ्ट दे दी। मेरा विचार था कि अगर 1-2 दिन उस इन्फॉर्मर के मरने की खबर दबी रही तो मुझे अवसर मिल जाएगा उस व्यक्ति को ढूंढने का जो टेररिस्ट ग्रुप को कॉल सेंटर से इंफॉर्मेशन भेजता था। कबीर और राज दोनों के ही चेहरे पर विस्मय झलकने लगा। रिया और सीबीआई ऑफिसर? तभी रिया ने कबीर से कहा, अब जो मैं कह रही हूँ उसका एक एक शब्द गौर से सुनो। मैं इसे कैफ़े के पिछले डोर से निकलकर अपने इन्फॉर्मर से मिलने जा रही हूँ और तुम दोनों कैफ़े के सामने वाले डोर से निकलकर सीधे घर जाओ, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि वो अनजान कॉलर इस वक्त तुम्हारा पीछा करते हुए इस कैफ़े के बाहर तक पहुँच गया होगा। उसे ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ मुझसे मिलने आए थे। ओके, और हाँ, आज रात उस कॉलर को बताए अनुसार तुम 11 बजते ही एमराल्ड पार्क पहुंच जाना। मैं वहां ठीक 11:15 में पहुंचूंगी। तुम मुझे देखते ही पिस्टल से गोली चला देना। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही एक रास्ता है उस असली क्रिमिनल को सामने लाने का। ओके गाइस, अब तुम लोग जल्दी से घर जाओ और समय पर पहुंच जाना रात को। बाय। फिर रिया ने अपने पास से एक पिस्टल निकालकर कबीर को थमा दी और वहां से चली गई। रिया के पिछले दरवाजे से जाते ही कबीर और राज भी दोनों उठे और यूं टहलते हुए कैफे से बाहर निकले मानो यहाँ कॉफ़ी पीने ही आए थे। फिर जल्दी ही घर पहुंचकर दोनों बेचैनी से रात की प्लानिंग में लग गए। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। कबीर धड़कते दिल से तैयार होने लगा एमराल्ड पार्क जाने के लिए। उसकी बेचैनी और घबराहट देख राज ने धीरज बांधते हुए कहा, डोंट वरी, मैं बस तेरे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। यहाँ से साथ निकलेंगे तो अपराधियों को शक हो सकता है। कबीर ने खामोशी से सिर हिलाया, फिर पिस्टल सावधानी से छुपाकर चल दिया अपनी बाइक से एमराल्ड पार्क की ओर। जब कबीर वहां पहुंचा तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। रात के इस समय उस पार्क का मेन गेट बंद था, पर एक छोटा साइड वाला गेट खुला हुआ था। कबीर उस गेट से अंदर घुसा तो वहां दूर एक साया नजर आया। कबीर के तो पसीने छूट गए डर के मारे। फिर बड़ी मुश्किल से अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता हुआ कबीर एक बड़े से झाड़ के नीचे खड़ा हो गया। एक एक पल जैसे उसे एक युग जैसा प्रतीत हो रहा था। कबीर ने घड़ी देखी, 11:15 बजने वाले थे। तभी गेट के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई
और थोड़ी ही देर बाद पार्क के अंदर नजर आई रिया। रिया ने आते ही जोर से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ हो तुम कबीर? क्यों बुलाया है मुझे इस वक्त यहाँ? सामने आओ। कबीर ने थरथराते हाथों से पिस्टल निकाली और चलाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके पीछे खड़े साये ने निशाना बांधकर साइलेंसर लगी गन से रिया पर गोली चला दी। एक दर्दनाक चीख मारकर रिया नीचे गिर पड़ी। चीख की आवाज गूंजते ही दूर कहीं पर घूमता वॉचमैन सीटी बजाते हुए भागता हुआ वहां आ पहुंचा, पर तब तक वो साया फुर्ती से पार्क से गायब हो गया था। कबीर हड़बड़ाते चिल्लाते हुए रिया की ओर लपका, पर उसके करीब पहुंचने से पहले ही रिया उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसने कबीर से कहा, कॉमन हरी अप, हमें जल्दी से उस साये तक पहुंचना है, वही है असली अपराधी। कबीर को साथ लिए जैसे ही रिया बाहर निकली, वहां का नजारा देख दंग रह गई। पार्क के बाहर मुस्कुराते हुए राज खड़ा था और उसने अपनी गिरफ्त में ले रखा था उस साये को। रिया को देखते ही राज खुशी से चिल्लाया, लीजिए रिया जी, मैंने आखिर पकड़ ही लिया इस अपराधी को। रिया तेजी से उसके पास पहुंची और साये पर अपनी गन तानते हुए कबीर से कहा, जरा इस साये का नकाब तो उठाओ कबीर, पता तो चले कि आखिर कौन है वो। कबीर ने कांपते हुए जैसे ही उस साये का नकाब हटाया, वो जोर से चीख कर पीछे हट गया। नकाब के पीछे खड़ी थी निशा। निशा, तुम हो टेररिस्ट ग्रुप को इंफॉर्मेशन भेजने वाली? रिया ने हैरत से पूछा। राज भी निशा का नाम सुनकर स्तब्ध खड़ा रह गया। निशा ने दांत पीसते हुए कहा, रिया तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो खुद गोली चलाई थी तुम पर, मुझे इस टुच्चे कबीर के निशाने पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। रिया कठोर लहजे में निशा को घूरते हुए बोली, क्यों? क्या लोगों को बेवकूफ बनाना सिर्फ तुम्हें ही आता है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि असली अपराधी तुम निकलोगी। फिर रिया ने राज से कहा, इसको पकड़कर गाड़ी में ले चलो अपने हेडक्वार्टर, वहीं इससे पूछताछ करेंगे। हेडक्वार्टर पहुंचकर जब रिया ने निशा पर 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू किया तो वो जल्दी ही टूट गए। निशा ने सिसकते हुए बताया, वो पिछले 2 साल से टेररिस्ट ग्रुप को इंफॉर्मेशन भेज रही थी, इसके बदले उसे बहुत बड़ी रकम मिलती थी। रिया ने हिकारत से कहा, रकम के बदले देश को बेचने वालों का एक ही अंजाम है मौत, पर इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। अभी तो कई राज जानने बाकी है तुमसे और उस अनजान कॉलर का भी पता लगवाना है तुमसे। तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो अब शिकंजों के पीछे नजर आएंगे। फिर रिया ने राज से कहा, इसे अच्छी तरह बांधकर अंदर कोठरी में बंद कर दो, कल सवेरे ही इसे सीबीआई के सुपुर्द कर देंगे। हैरत में पड़े कबीर को देख राज हंस पड़ा। ओह यार, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? मैं भी रिया मैडम का एक इन्फॉर्मर हूँ, इसलिए तो जब रिया जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं सतर्क हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अपराधी जरूर तुझसे कांटेक्ट करेगा रिया जी को मरवाने के लिए। मुझे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि रिया जी अपराधियों के निशाने पर है। रिया ने मुस्कुराकर कबीर को शाबाशी देते हुए कहा, वेल डन कबीर, तुमने अपना रोल बखूबी निभाया। अब तुम ये सब कुछ भूल जाओ और आराम से पहले जैसी बिंदास लाइफ जियो। तभी राज ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पर यार अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी यूं किसी अनजाने से लिफ्ट मत लेना और सब खिलखिला पड़े। तो दोस्तों देखा ना, इस कहानी से शिक्षा तो ज़्यादा मिलती है कि किसी अनजाने से लिफ्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली, और मुझे बताइएगा कि सही में ये कहानी आपको आनंदित और रोमांचित किया कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक भी। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, लव यू, बाय बाय।